नमस्कार साथियों, आर्यन के ऑनलाइन ऐप पर आपका स्वागत है। और हम लोग हमारे ज्ञान जगत की पहली जो यूनिट थी उसी के अंदर आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है आपके विषयों के प्रकार या टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के विषय कितने प्रकार के होते हैं। और ख़ासतौर से रंगनाथन के द्वारा 1948 में जो विषयों के प्रकार दिए गए हैं हम उसकी बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है इसको हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहलाएगा आपके टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट या विषयों के प्रकार। विषयों के प्रकार। और ये जो विषयों के प्रकार हैं वो किसके अनुसार बात की जा रही है, तो हम बात करेंगे डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार। और डॉक्टर रंगनाथन ने कब सब्जेक्ट के टाइप्स या विषयों के प्रकार दिए थे, तो ये बात हो जाएगी आपके 1948 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषयों के प्रकार। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार डॉक्टर रंगनाथन ने विषयों के कई प्रकार बताए और ये उन्होंने जो अपना विचार दिया वो 1948 में दिया। उन्होंने सबसे पहले विषयों के प्रकार में पहला जो टाइप बताया उसको उन्होंने कहा मूल विषय। पहला मूल विषय। इसी मूल विषय को जब हम कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर इन्हें मेन क्लास या मुख्य वर्ग के नाम से भी जाना जाएगा। तो मुख्य विषय या मेन क्लास या मुख्य वर्ग, तो इन्हें आप अंग्रेजी में कहेंगे बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक। और ये हमें कॉलन क्लासिफिकेशन की जो किताब है उस कॉलन क्लासिफिकेशन की किताब में अध्याय 2.2, तो अध्याय 2.2 में जो रंगनाथन ने मेन क्लास दी है, दो पर मेन क्लास जो उन्होंने दी है वहां पर उस मेन क्लास में जितने भी विषयों का उल्लेख किया गया है उन्हीं विषयों को मूलभूत विषय, बेसिक सब्जेक्ट या मूल विषय के नाम से जाना जाता है। कॉलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अंदर हम इसको ढंग से समझेंगे। यहाँ पर अभी आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे z से लेकर कैपिटल A, B, C से लेकर और लास्ट में कैपिटल Z तक जो भी विषय दिए गए हैं रंगनाथन के द्वारा, तो गणित, भूगोल, इतिहास, दर्शन, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये मेन क्लास के अंदर आते हैं। और इनका उल्लेख रंगनाथन ने अपनी पुस्तक कॉलन क्लासिफिकेशन का छठा एडिशन रिवाइज्ड वाला उसके 2.2 नामक अध्याय में मेन क्लास जो आपकी दी गई है, एक लिस्ट पूरी दी गई है, वहां पर हमको ये मूल विषय और उनका मुख्य वर्ग या मेन क्लास देखने को मिलेगी। अब देखिए आप, मूल विषय या बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा विषय जिस पर किसी अन्य विषय, किसी अन्य पक्ष या किसी अन्य एकल विचार का कोई प्रभाव नहीं हो, या यूं कह दीजिए आप कि जब एक विषय किसी अन्य विषय से प्रभावित नहीं होता है तब हम उसे मूल विषय की श्रेणी में रखते हैं। तो जो परिभाषा बनेगी एक सामान्य सी, वो बनेगी आपके एक ऐसा विषय, एक ऐसा विषय एक ऐसा विषय जिस पर किसी अन्य विषय या किसी अन्य विषय का पक्ष हो सकता है वो, या किसी अन्य विषय, पक्ष या एकल विचार का कोई
प्रभाव न हो। ये एक सामान्य परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि ऐसा कोई भी विषय जो किसी अन्य विषय से प्रभावित नहीं है, ना तो उस विषय से, ना अन्य किसी विषय के पक्ष से, ना किसी अन्य विषय के एकल विचार से प्रभावित है, तो उन्हें मूल विषय या बेसिक सब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण अगर इसमें लेना चाहें तो कई सारे उदाहरण हमको मिलेंगे। वैसे तो आप पूरी की पूरी, मैंने बताया आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के अध्याय 2.2 पर, जो आपको सारी मैं PDF के रूप में दूंगा ताकि आसानी से आप उनमें उसको जाकर ढूंढ सकें। तो कॉलन क्लासिफिकेशन के अध्याय 2.2 पर जो पूरी मेन क्लास दी गई है, वहां पर जितने भी विषयों का उल्लेख किया गया है वो सभी विषय मूल विषय या बेसिक सब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो हम यहाँ पर चाहें तो ये लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि CC की यानी कॉलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लास में उल्लेखित विषय, मेन क्लास में जितने भी विषय दे रखे हैं उन सभी को आप क्या कहेंगे कि ये मूल विषय हैं, बेसिक सब्जेक्ट हैं। अब उदाहरण अगर हम लेना चाहें या नाम लेना चाहें तो आप ये कह सकते हैं जैसे कि आपके भूगोल या इतिहास या राजनीति या दर्शन या मनोविज्ञान और इसी प्रकार जैसे कि आपके गणित, ठीक है, ये सभी के सभी, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ये सभी आपके मेन क्लास या मूल विषय के नाम से जाने जाते हैं। ये तो हमने बात की एक सिंपल परिभाषा कि आपके बेसिक विषय या बेसिक सब्जेक्ट या मूल विषय क्या होते हैं, उनकी हमने चर्चा की है। अब हम दूसरी टाइप की बात करते हैं। तो रंगनाथन ने विषय का जो दूसरा प्रकार दिया है उसे उन्होंने नाम दिया है यौगिक विषय। यौगिक, या कई बार इसके लिए एक हिंदी में और शब्द काम में ले सकते हैं आप, मिश्रित विषय। मिश्रित विषय, तो या तो आप कहिए यौगिक विषय या फिर आप कहेंगे मिश्रित विषय। और यौगिक विषय या मिश्रित विषय जो होता है, एक्चुअल में अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट। अब कंपाउंड सब्जेक्ट कैसे विषय होते हैं? तो होता है ये कि जब एक मुख्य विषय होता है या एक मेन क्लास होती है या एक बेसिक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में एक या एक से अधिक या तो पक्ष या एकल विचार जुड़ जाते हैं, तो वह आपका यौगिक विषय कहलाता है। तो यौगिक विषय का जो निर्माण हुआ या कंपाउंड सब्जेक्ट का जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ कि पहला एक बेसिक सब्जेक्ट होगा, प्लस एक कोई ना कोई एकल विचार होगा यानी कि आइसोलेट सब्जेक्ट। आइसोलेट और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो परिणाम में जो विषय बनेगा वो कहलाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। तो देखिए आप, एक बेसिक सब्जेक्ट है, उस बेसिक सब्जेक्ट के साथ में किसी अन्य विषय का कोई ना कोई एक एकल विचार या कोई फैसेट या पक्ष जुड़ा हुआ है, तब
जो विषय कहलाएगा वो यौगिक विषय की श्रेणी में आएगा। इसमें हम यदि उदाहरण लेना चाहें तो हमने एक मेन बेसिक सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि उदाहरण की बात करें हम तो हमने उदाहरण लिया कि एक पहले तो हमारा है बेसिक सब्जेक्ट, और एक तो हो गया हमारा बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि भूगोल। भूगोल बेसिक सब्जेक्ट है क्योंकि इसके साथ में किसी अन्य विषय का या उसके एकल का या उसके पक्ष का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन भूगोल के साथ में हमने एक आइसोलेट आइडिया या आइसोलेट सब्जेक्ट जोड़ दिया, जैसे कि भारत। तो ये जो विषय बना, ये विषय कहलाएगा आपका भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। इस प्रकार जो बने हुए विषय होते हैं, जैसे कि इतिहास, और इतिहास में हम कह सकते हैं जैसे कि आपके इतिहास, ये तो हो गया एक बेसिक सब्जेक्ट, और इसी बेसिक सब्जेक्ट के साथ में एक एकल विचार जुड़ा हुआ है भारत, तो वो भारत का इतिहास कहलाएगा। या जैसे कि हम बात करें कि एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि कृषि, और यहां पर एक आइसोलेट सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है एकल विचार के रूप में, जैसे कि चावल। तो जो विषय हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट तैयार होगा उसको आप नाम देंगे कि चावल की कृषि या खेती। चावल की खेती। तो ये जो सब्जेक्ट बना, इस तरह के जो सब्जेक्ट बनते हैं उन्हें आप यौगिक विषय, या आप कहेंगे मिश्रित विषय, या आप कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। एक बेसिक सब्जेक्ट होगा प्लस एक आइसोलेट सब्जेक्ट होगा, दोनों मिलकर और इस प्रकार के विषय का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से यदि हम तीसरे प्रकार की बात करें, क्योंकि रंगनाथन ने 3 प्रकार के विषय बताए हैं। पहला उन्होंने बताया था सरल विषय। सरल विषय को हमने क्या दे दिया, मुख्य विषय या मेन क्लास। और एक बताया उन्होंने आपके कंपाउंड सब्जेक्ट, या उसको हमने कहा आपके मिश्रित विषय या यौगिक विषय। और तीसरा उन्होंने प्रकार जो बताया है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो तीसरी टाइप जो है वो कहलाती है आपके जटिल विषय। जटिल विषय। इसी जटिल विषय को हम पुकारेंगे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के नाम से। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये तीसरा और अंतिम प्रकार कहलाता है विषयों के प्रकार की जब बात आएगी। इसमें क्या होता है, एक मुख्य विषय प्लस एक दूसरा मुख्य विषय आपस में जुड़ जाते हैं और एक तीसरे नए विषय का निर्माण करते हैं, यानी कि बेसिक सब्जेक्ट प्लस एक बेसिक सब्जेक्ट बराबर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। और ये जब 2 बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलकर एक नया विषय का निर्माण करते हैं तो उसकी एक विशेषता ये होती है कि दोनों ही बेसिक सब्जेक्ट अपनी पहचान, स्वतंत्र पहचान खो देते हैं, बल्कि उनका एक तीसरा नया नाम बन जाता है या तीसरा नया एक सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार होगा कि पहला कहलाएगा आपका बेसिक सब्जेक्ट प्लस दूसरा वापस से बेसिक सब्जेक्ट, और इन दोनों से जो मिलकर बना वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 2 मूल विषय या 2 मौलिक विषय आपस में मिलकर और जटिल विषय या कॉम्प्लेक्स विषय का निर्माण करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो विषय बनेगा इसमें क्या होगा कि दोनों ही
प्रारंभिक मौलिक विषय, मौलिक या मूल भी कह सकते हो, मूल विषय, मौलिक विषय अपनी स्वतंत्र पहचान या अपना अस्तित्व खो देते हैं, तो दोनों ही प्रारंभिक मौलिक विषय अपना अस्तित्व खो देते हैं, अस्तित्व खो देते हैं और परिणाम में एक नवीन जटिल विषय बनता है। ये आपके तीसरे प्रकार की परिभाषा कहलाती है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि एक विषय हमारा, जैसे कि जैविकी प्लस ये भी क्या है, मौलिक विषय है, यानी कि ये क्या है आपका मेन क्लास है, मुख्य विषय है, प्लस जैविकी के साथ में दूसरा हमने विषय जोड़ दिया आपके रसायन विज्ञान, और इन दोनों विषयों ने मिलकर तो हमारे उदाहरण की बात कर रहे हैं हम, ये जैविकी नाम का एक मूल विषय और रसायन विज्ञान नाम का एक मूल विषय, और दोनों ही विषयों ने आपस में मिलकर अपनी तो पहचान खो दी और एक नए विषय को जन्म दिया, जैसे कि वो कहलाएगा आपका जैव रसायन विज्ञान। जैव रसायन विज्ञान। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं हम। एक विषय हमारा है जो मौलिक है, जिसको अपन कहते हैं एजुकेशन या शिक्षा, जिसको रंगनाथन ने अपनी मेन क्लास में कैपिटल टी के द्वारा दर्शाया है। तो कैपिटल टी एजुकेशन के लिए है। ये सारी हम मेन क्लास में पढ़ेंगे आराम से, और इनमें एक भी आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से हम इनको याद करेंगे। तो देखिए आप, इसमें एक तो विषय हो गया आपका शिक्षा, प्लस एक स्वतंत्र विषय या मौलिक विषय हो गया आपका मनोविज्ञान, और इन दोनों ने मिलकर जो एक नया कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट तैयार किया, यानी कि आपके जटिल विषय का निर्माण किया, वो जटिल विषय कहलाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है जी। और इस प्रकार के कई सारे विषयों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि कार्बन अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, फिजिक्स अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो कार्बन फिजिक्स नाम का एक जटिल विषय का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि अपन एक तो विषय ले लेते हैं कार्बन, एक हमने ले लिया कार्बन के साथ में फिजिक्स, और इन दोनों मूल विषय या मौलिक विषयों ने मिलकर एक जटिल या कॉम्प्लेक्स विषय का निर्माण किया, और उस विषय का नाम कहलाएगा आपके कार्बन फिजिक्स। और इसकी विशेषता क्या होगी? तो एक ही विशेषता ध्यान रखनी है आपको कि इसमें जो दोनों के दोनों मौलिक विषय होते हैं वो अपनी स्वतंत्र पहचान खो देते हैं, या आप ये कहिए कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसकी जगह पर एक नए जटिल विषय का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, तीन हमने बात की, एक तो मूल विषय, एक हमने कहा या मौलिक विषय,
दूसरा हमने कहा आपके यौगिक विषय, और तीसरा हमने बात की जटिल विषय। तो इनमें जो पहला प्रकार है उसे कहेंगे हम मूल विषय के प्रकार। और मूल विषय कितने प्रकार के होते हैं हम उसकी बात करें तो रंगनाथन ने क्या किया, वापस जो हमारा पहला प्रकार था यानी कि मूल विषय, मूल विषय, इस मूल विषय को रंगनाथन के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया, या दो प्रकार इसके बना दिए गए। इसका प्रकार एक, उसे उन्होंने नाम दिया मुख्य मूल विषय या मेन बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट तो वही, लेकिन एक शब्द और जुड़ जाएगा, मेन बेसिक सब्जेक्ट यानी कि मुख्य मूल विषय। तो पहला तो प्रकार हो गया आपके मुख्य मूल विषय, या इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे मेन बेसिक सब्जेक्ट, मेन बेसिक सब्जेक्ट। और दूसरा जो उन्होंने इसको बांटा, प्रकार बताया मूल विषय के अंतर्गत, तो उसे उन्होंने कहा एक तो मुख्य मूल विषय, दूसरे को नाम दे दिया गैर मुख्य मूल विषय। तो इस प्रकार उन्होंने मूल विषयों को भी दो प्रकारों में बांटा, यानी कि ऊपर वाले कहलाएंगे आपके मेन बेसिक क्लास, तो नीचे वाला हो जाएगा आपका नॉन मेन बेसिक क्लास, नॉन मैन बेसिक क्लास। ये दो प्रकार उन्होंने बताए। तो यानी कि पहले विषय के तीन प्रकार, उनमें आपको लेना है मूल विषय, फिर आपके यौगिक विषय, और तीसरे जटिल विषय या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। फिर वापस से रंगनाथन ने मूल विषय के जो प्रकार हैं उनको भी वापस से दो भागों में बांट दिया। और जब इनको दो भागों में बांटा तो पहला वाला जो भाग है उसे तो उन्होंने नाम दे दिया आपके कि ये मुख्य मूल विषय हैं और ये विषय गैर मुख्य मूल विषय हैं। अगर ये दोनों ही आपको देखने हैं तो इनका उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके उदाहरण हमको मिलेंगे आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर अध्याय 2.4 पर। तो 2.4 जो अध्याय है कॉलन क्लासिफिकेशन का, इसकी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन वर्गीकरण वाली यूनिट के अंदर चर्चा होगी इसकी। अभी हम केवल और केवल बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं जिसका संबंध केवल ज्ञान जगत और इस यूनिट से है। तो देखिए आप, उदाहरण हो गए आपके कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी पूरी एक सूची मिलेगी 2.4 पर, और दोनों ही आपके मुख्य मूल विषय और गैर मुख्य मूल विषय दोनों ही लिस्टों में आपको दिखाई देंगे, यानी कि वहां पर आपकी इनको क्लास देखने को मिल जाएगी। अब आती है बात, इसमें जो पहला प्रकार है यानी कि मुख्य मूल विषय, तो रंगनाथन ने इस मुख्य मूल विषय को भी 5 प्रकारों में बांट दिया। तो अब हम इसमें पहले वाले के 5 प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो अब अगला हमारा टॉपिक हुआ कौन सा, यानी कि जो पहला प्रकार हमने पढ़ा था मुख्य मूल विषय, और मुख्य मूल विषय यानी कि इनका नाम क्या हो जाएगा आपके मेन बेसिक क्लास। और इनके प्रकार रंगनाथन ने कितने प्रकार के बताए, तो उन्होंने कहा कि ये
5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार वापस से इसके उन्होंने बताए। अब इनमें 5 जो बताए उनमें से एक एक की हम चर्चा भी करते जाएंगे और उसे हाथ के हाथ समझते भी जाएंगे ताकि आगे हमको बर्डन नहीं मिले। तो इसके जो 5 प्रकारों में इसको बांटा है, उसमें जो आपका पहला प्रकार है वो कहलाता है आपके परंपरागत। परंपरागत मुख्य मूल विषय। या अंग्रेजी में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा वो आपके ट्रेडिशनल मेन बेसिक क्लास। ट्रेडिशनल मेन बेसिक क्लास, या इसको हम ट्रेडिशनल मेन बेसिक क्लास के नाम से पुकारेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका परंपरागत मुख्य मूल विषय है या ट्रेडिशनल, ये आपके ट्रेडिशनल मुख्य वर्ग है, इसका परिभाषा जो बनेगी वो केवल इतनी सी है कि ऐसे विषय जो कि प्राचीन समय से ही अस्तित्व में हैं उन्हें ही परंपरागत या ट्रेडिशनल विषय कहा जा सकता है। या ज्ञान जगत के प्रारंभ में जब विषयों का निर्माण हुआ तो वो सारे के सारे विषय परंपरागत विषय ही कहलाएंगे। तो इसमें अगर हम परिभाषा देना चाहें तो 2 लाइन लिख सकते हैं केवल, और वो 2 लाइनें होंगी आपके, या तो हम कहेंगे कि प्राचीन काल से ही जो विषय का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, या ये कहिए कि ऐसे विषयों का प्राचीन समय से ही अध्ययन किया जाता है। या फिर इसकी एक और परिभाषा अगर हम बनाना चाहें तो वो आपकी कहलाएगी प्राचीन काल से ही जो विषय का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं या प्राचीन समय से ही अध्ययन का क्षेत्र रहे हैं वो, उन्हें हम कहते हैं परंपरागत मूल मुख्य विषय। या फिर परिभाषा बनेगी आपके ज्ञान जगत से उत्पन्न प्रारंभिक विषय। ठीक है साहब। हालांकि यह हम ज्ञान जगत लिखने की जगह पर अगर शब्द काम में लें विषय जगत तो और भी उचित होगा, क्योंकि ज्ञान जगत होता है उससे तो पहले विषय जगत का निर्माण होता है और विषय जगत से फिर कई सारे विषयों का निर्माण होता है। तो विषय जगत से, विषय जगत से उत्पन्न प्रारंभिक विषय, यानी कि जब ज्ञान जगत शुरुआत में था और मनुष्य ने उससे विषय जगत बनाया और सबसे पहले उभर कर जो विषय आए वो सभी आपके परंपरागत या ट्रेडिशनल मुख्य मूल विषय या ट्रेडिशनल मेन बेसिक क्लास के नाम से जाने जाएंगे। यह आपको ध्यान रखना, अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो ऐसे कई सारे विषय हैं जिनका प्राचीन काल से ही हम अध्ययन करते आ रहे हैं विषय के रूप में। जैसे कि आप बात कर सकते हैं जैसे कि आपके भौतिकी, गणित, इतिहास,
भूगोल, दर्शन, ये जितने भी विषय हैं ये आपके सब क्या कहलाएंगे आपके, या चिकित्सा शास्त्र और आपके कह सकते हो आप शिक्षण शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, और इसी प्रकार एक और ले सकते हैं आप शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र। ये आपके प्रमुख रूप से ये आप यूं कहिए कि शुरुआत में आपके जो भी विषय परंपरागत पुराने समय से ही चलते आ रहे हैं उन सभी को आप कहेंगे कि ये परंपरागत या ट्रेडिशनल मेन बेसिक क्लास वाले विषय कहलाते हैं। अब इसी में हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे, क्योंकि 5 प्रकार में बांटे गए हैं, उसमें पहला हमने लिया है ट्रेडिशनल, तो दूसरा हो जाएगा इसका रिवर्स, यानी कि देखिए आप दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है वो कहलाएगा एक तरीके से आपके गैर मुख्य मूल विषय, गैर मुख्य मूल विषय, या आप इनको और भी अगर क्लियर करना चाहें तो आप कह सकते हैं अपरंपरागत विषय, तो ये ज्यादा उचित लगेगा, तो इसको हम नाम देंगे अपरंपरागत। अपरंपरागत मुख्य मूल विषय, मूल विषय, ठीक है जी, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल मैन बेसिक सब्जेक्ट, नॉन ट्रेडिशनल मैन बेसिक सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये अपरंपरागत है, यानी कि प्राचीन काल से इन विषयों का जन्म नहीं हुआ, ना इनका प्राचीन काल से अध्ययन किया जा रहा है, ये केवल और केवल 200-300 साल पहले ही बने हुए विषय हैं जिनका नया नया जन्म हुआ है। तो आप एक और लाइन इसमें काम में ले सकते हैं, और वो क्या है कि ये नव उत्पन्न विषय होते हैं, ये नव, हाँ बिल्कुल नव उत्पन्न विषय इनको कहा जाएगा। अब नव उत्पन्न विषय यानी कि जिनका पहले अस्तित्व नहीं था, बाद में 200 साल पहले, आज से 300 साल पहले या 400 साल पहले ही इन विषयों का जन्म हुआ है, इन्हें अपरंपरागत श्रेणी में रखेंगे हम, या फिर हम इन्हें नव उत्पन्न विषयों की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि हम बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान में आपके 1876 के समय पहली बार आपके जो डीडीसी के जनक हैं यानी कि मेलविन ड्यूई, उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया। उसके बाद रंगनाथन थे और भी कई सारे विचारक थे। तो यानी कि पुस्तकालय विज्ञान नाम का जो विषय है ये कोई परंपरागत विषय नहीं है, इसका नया विषय है, अभी अभी उत्पन्न हुआ है। तो अगर हम उदाहरण लेना चाहें इसके उदाहरण, तो उस उदाहरण में आप कॉलन क्लासिफिकेशन में 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ये जितने भी आपके अंक काम में लिए गए हैं ये सभी आपके अपरंपरागत या नव उत्पन्न विषयों के लिए ही प्रयोग में लिए गए हैं। जैसे कि आपके पुस्तकालय विज्ञान, ठीक है जी, या ज्ञान जगत, क्योंकि ज्ञान जगत तो विषय बहुत बात का है, रंगनाथन की देन कहलाता है अगर देखा जाए तो आपके। तो पुस्तकालय विज्ञान या ज्ञान जगत जिस यूनिट को आप पढ़ रहे हैं, या इसी प्रकार से आप ले सकते हैं जैसे कि आपके पुस्तक विज्ञान, या आप ले सकते हैं पत्रकारिता, ये जितने भी उदाहरण हमने लिए हैं पत्रकारिता। जैसे कि आप देखिए
कि परंपरागत विषय के रूप में हमने पढ़ा था आपके चिकित्सा शास्त्र, लेकिन पशु चिकित्सा शास्त्र ये जो विषय बना है ये नव उत्पन्न विषय है, यानी कि पशुओं की चिकित्सा के लिए एक विषय, ये आपका नया विज्ञान कहलाएगा। जबकि आपके चिकित्सा शब्द आता है चिकित्सा शास्त्र, तो वह परंपरागत का उदाहरण कहलाएगा। तो जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं आपके पशु चिकित्सालय, ये पशु चिकित्सा शास्त्र, पशु चिकित्सा शास्त्र। इसी तरीके से आप ले सकते हैं जैसे कि गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, गृह विज्ञान या होम साइंस, ये सभी के सभी जो विषय हैं ये आपके कहलाएंगे मुख्य मूल विषय के अंतर्गत 5 जो प्रकार हैं उनमें से अपरंपरागत विषय कहलाते हैं। अपरंपरागत या इन्हें नव उत्पन्न विषय कहा जाता है। परिभाषा सिंपल सी है कि परंपरागत तरीके से इन विषयों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं होता था, लेकिन बाद में कुछ विषयों से विखंडन विधि प्रयोग में लेकर इन विचारों को अलग किया गया और कुछ नए विषयों का निर्माण कर दिया गया। और जैसे ये नए विचारों का निर्माण किया गया तो जो सब्जेक्ट बने वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके तो वो सभी आपके कहलाएंगे अपरंपरागत मुख्य मूल विषय या नॉन ट्रेडिशनल मेन बेसिक क्लास। अच्छा, एक खास बात है, ये जितने भी हैं ये बेसिक सब्जेक्ट की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट ही चल रहा है आपके मुख्य मूल विषय, तो बेसिक सब्जेक्ट की श्रेणी में है। प्रकार भले ही उनका अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो किस श्रेणी के अंदर आएंगे, आपके बेसिक सब्जेक्ट की श्रेणी में ही रखा जाता है इनको। अब आते हैं हम तीसरे एक प्रकार की ओर, क्योंकि 5 प्रकार दिए हैं, 2 प्रकार हमने लिए हैं। अब आता है आपका तीसरा प्रकार। तीसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है आपके आसूत या आश्वित या डिस्टिल्ड सब्जेक्ट। तो हम तीसरा प्रकार लेते हैं, या तो हम कहेंगे आश्वित, आश्वित या आसूत, और या फिर अंग्रेजी में इसी विषय को क्या कहा जाएगा, आपके डिस्टिल्ड सब्जेक्ट। डिस्टिल्ड सब्जेक्ट, तो या तो आप इसे डिस्टिल्ड कहिए और या फिर आप इनको कहिए आश्वित, या आप कहिए इसको आसूत विषय, या कई बार इन्हें कहा जाता है अनुप्रयुक्त विषय, या अंग्रेजी में कहेंगे अप्लाइड सब्जेक्ट। तो और अगर नाम देना चाहें आप इसको तो और नाम दे सकते हैं, यानी कि या और क्या नाम हो सकता है आपका, अनुप्रयुक्त विषय, अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त को अंग्रेजी में कहते हैं अनुप्रयुक्त या अप्लाइड साइंस वाले विषय, अप्लाइड साइंस वाले विषय। तो इनको ये इन सभी नामों से पुकारा जा सकता है, क्योंकि आप खास बात ध्यान रखना, अंग्रेजी में फिर भी एक शब्दावली का ही या एक ही पद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर हिंदी में वो अलग अलग शब्दावलियां काम में ले सकता है। तो देखिए आप आश्वित, आसूत या अनुप्रयुक्त, आश्वित, आसूत या अनुप्रयुक्त। ये होता क्या है, आसूत का या डिस्टिल का मतलब ही क्या होता है कि हम जब किसी विषय में से किसी विचार को आसूत करके निकाल लेते हैं, शुद्ध करके निकाल लेते हैं, तो ऐसे एक्चुअल में जो विषय होते हैं ये कुल मिलाकर विधियों या मेथड से संबंधित होते हैं। तो ये आपके विधियों से संबंधित विषय, मेथड या विधियों से संबंधित विषय होते हैं। अब आती है बात कि यहां पर
कि विधियां या मेथड, जैसे कि अपन बात करेंगे, जैसे कि इसका उदाहरण लेना चाहें, शोध विधि, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपके जैसे कि एक विषय बना लिया हमने। देखिए, एक सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट के कुछ पहलुओं को शुद्ध उनको निकाल लिया जाता है, छान लिया जाता है और उससे लेकर हम एक विषय का निर्माण कर देते हैं। तो जैसे कि शोध विधियां, शोध विधियां, तो शोध विधियां जितनी भी हैं वो आपके कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगी, आपके आश्रित, या जैसे कि आप कह सकते हो मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की थ्योरी या उसके सिद्धांत। तो मैनेजमेंट के अलावा आप अगर और लेते हैं तो कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार के सब्जेक्ट जो होते हैं शोध विधियां या आपके मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन संबंधी सिद्धांत या कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सिद्धांत, ये जो विषय तैयार होते हैं इन्हें कहा जाता है आश्रित, आसूत, डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड का मतलब ही होता है छानकर निकालना, शुद्ध करके निकालना। इन्हें एप्लाइड विषय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं शोध विधियों वाले विषयों का या मैनेजमेंट वाले विषयों का या कॉन्फ्रेंस वाले विषयों का किसी और दूसरे विषय का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें अप्लाई किया जाता है किसी दूसरे विषय पर अध्ययन करने के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन विषयों का प्रयोग, इन विषयों का प्रयोग अन्य विषयों के अध्ययन हेतु किया जाता है। यानी कि ये एक तरीके से क्या हो गए आपके अनुप्रयुक्त यानी कि अप्लाइड होने वाले विज्ञान कहलाते हैं। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो था वो एक तरीके से आश्रित या आसूत विषय के अंतर्गत भी आता है क्योंकि वह भी अप्लाइड साइंस है, लेकिन उसने जब एक पूर्ण रूप से विषय का दर्जा हासिल कर लिया तो इसलिए हमने उसको आपके जटिल विषय के अंदर रख दिया। अब आती है बात चौथा, इसका प्रकार आता है, 3 प्रकार तो हमारे ये हो गए। अब यानी कि पहला परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत और तीसरा आपके आसूत या आश्रित या डिस्टिल्ड। चौथा जो है आपका वो कहलाता है आपके आंशिक समावेशन विषय। तो चौथा जो प्रकार इन्होंने रंगनाथन ने बताया है किसका, आपके मेन बेसिक क्लास या मेन बेसिक सब्जेक्ट। तो मेन बेसिक सब्जेक्ट के 5 प्रकार बताए, उनमें से चौथा कहलाता है आपका आंशिक समावेशन। आंशिक समावेशन, इस आंशिक समावेशन को आप यूं भी कह सकते हैं कि किसी अन्य विषय के साथ, या यूं कहिए आप एक तरीके से कि जब एक विषय होता है जिसमें कई सारे विषयों का आंशिक तौर पर समावेशन हो जाता है, मिल जाता है, तो एक व्यापक बड़े स्वभाव वाला विषय बन जाता है और यह उन्हें आपके आनुवांशिक विषय भी कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें तो फिजिकल साइंस। अब देखिए आपके फिजिकल साइंस में कई प्रकार के विषय हैं जिनको मिलाकर हमने फिजिकल साइंस नाम दे दिया। जैसे कि आपके सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान एक बहुत व्यापक स्वभाव वाला विषय है जिसमें कई प्रकार के समाज विज्ञानों को मिलाकर इस विषय का उल्लेख किया है। या फिर हम कहें मैथमेटिक्स साइंस, तो मैथमेटिक्स साइंस के अंदर भी हमने क्या किया है, कई सारे मैथमेटिक्स, जैसे कि हम बात करें बीज गणित, अंक गणित, 2D 3D, ये जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिला, स्टैटिक्स, इन सबको मिलाकर ही तो क्या कहलाएगा वो मैथमेटिक्स साइंस। अब उस मैथमेटिक्स साइंस के अंदर फिर
कई सारे विषयों का समावेशन होता है, लेकिन आंशिक आंशिक समावेशन होता है। तो उसे आप यूं कह सकते हैं एक तरीके से कि आंशिक है, इसलिए अपन कहेंगे इसको पार्शियल कर रहे हैं। पार्शियल तो पार्शियल कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जानते हैं। पार्शियल कॉम्प्रीहेंशन के नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। यहां पर परिभाषा जो बनी वो क्या बताई मैंने आपको कि ये व्यापक स्वभाव वाला विषय होता है। ये व्यापक स्वभाव वाले, और अंग्रेजी में व्यापक स्वभाव को कहते हैं अपन एक तरीके से जेनेटिक। तो या तो आप कहिए व्यापक स्वभाव वाला, या फिर हम किसको क्या कहेंगे, जेनेटिक। जेनेटिक, और इसीलिए इसको आनुवंशिक भी हमने नाम दिया है। या फिर और क्या कहेंगे, व्यापक स्वभाव वाले, जेनेटिक, या आनुवंशिक। और आनुवंशिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से दादा के गुण उसके दोनों पिता के गुण उसके दोनों पुत्रों में होते हैं, और पुत्रों के गुण उन जो दोनों पुत्र हैं उनकी संतानों में होते हैं, और इस तरीके से कई सारे विषयों का एक व्यापक स्वभाव होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स साइंस हमने कह दिया, तो मैथमेटिक्स साइंस में आनुवंशिक विषय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी को अलग अलग छीलते जाएंगे आप, तो अलग अलग विषय आपको एक ही स्वभाव वाले मिलेंगे, व्यापक स्वभाव वाले मिलेंगे। तो इसको हम आनुवंशिक विषय कहेंगे एक तो। ठीक है जी। अब उदाहरण की अगर बात आए तो उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, एक तो फिजिकल साइंस, PHY फिजिकल साइंस, एक आपके मैथमेटिकल साइंस। एक और उदाहरण लें हम तो जैसे कि सोशल साइंस। ये उदाहरण कहलाएंगे आपके व्यापक स्वभाव वाले, आंशिक समावेशन वाले विषय या पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन वाले विषय। ये व्यापक स्वभाव वाले विषयों का एक ग्रुप है एक तरीके से, जैसे कि फिजिकल साइंस, जैसे कि आपके मैथमेटिकल साइंस, और इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं किसकी, सोशल साइंस की। और वैसे भी आपने देखा होगा कि ज्ञान जगत को जब 3 वर्गों में बांटा जाता है तो वो 3 वर्ग इसी तरीके के होते हैं आपके। फिर आती है बात आपके, होता क्या है कि हमारा जो मूल विषय होता है उस मूल विषय की जो अनुसूची होती है, जैसे कि आपके ध्यान देना कॉलन क्लासिफिकेशन जो हमारी स्कीम है उसमें मूल विषय यानी कि बेसिक क्लास, तो बेसिक क्लास वाले सब्जेक्ट, इनकी एक क्या है, शेड्यूल या अनुसूची, या सादा भाषा में कहिए कि उनकी एक लिस्ट होती है, जैसे कि ABCDE। ये जो है आपकी क्या कहलाएगी, कॉलन क्लासिफिकेशन में मूल विषय की शेड्यूल या अनुसूची कहलाएगी। तो जो हमारी मूल विषय की अनुसूची होती है उसमें आंशिक समावेशन द्वारा मुख्य वर्गों को मूल वर्ग के साथ Z लगाकर हम इस विषय को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जैसे ही आपको यहाँ पर ABCD तो मिल ही रहा है, और जैसे कि हम बात करें कि एक विषय बन गया यहाँ पर A और A के साथ में Z,
तो ए और जेड ये दोनों विषय मिलकर, यानी कि ये तो है ही हमारा, तो आंशिक समावेशन के जो मूल वर्ग होते हैं उनको मेन क्लास के साथ जेड, कैपिटल जेड लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे कि ए जेड, तो ए जेड हो जाएगा आपका मैथमेटिकल साइंस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जबकि ए जो है वो तो साइंस है, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान कह दीजिए आप उसको या साइंस कह दीजिए, वो तो ए है, लेकिन ए जेड ये आपके क्या बन जाएगा, मैथमेटिकल साइंस। और हमेशा जेड जहां भी आपको देखने को मिल जाए, ए जेड, एन जेड, के जेड, वाई जेड, बी जेड, एच जेड, एल जेड, जहां भी आपको मूल वर्ग की जो अनुसूची है उसका जो वर्गांक है मूल वर्ग का, उसके साथ अगर z लगा हुआ है तो ये निश्चित तौर पर ये विषय आंशिक समावेशन वाला विषय कहलाएगा, यानी कि पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन वाला विषय कहलाएगा ये। तो इनका अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो देखिए अब उदाहरण कैसे मिलेगा हमको इसका। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि उदाहरण, तो इसमें हमने क्या किया, अच्छा पहले यहां पर इसको क्लियर कर लेते हैं हम कि ये विषय बनते कैसे हैं। तो मूल विषय की जो हमने क्या बना रखी है, अनुसूची या लिस्ट या शेड्यूल, तो मूल विषय की अनुसूची में पाए जाने वाले वर्ग, यानी कि पाई जाने वाली क्लास, पाए जाने वाले वर्ग या क्लास, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके, ये मेन क्लास कहलाते हैं। तो पाए जाने वाले वर्ग या जो क्लास है, क्लास के साथ z लगाकर इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी कंप्लीट क्या हो गई आपके परिभाषा। तो परिभाषा हमारी क्या बनी आंशिक समावेशन में या पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, कि ये व्यापक स्वभाव वाले विषय होते हैं जिन्हें आनुवांशिक विषय भी कहा जाता है। और मूल विषय की जो अनुसूची हमारी होती है, उस मूल विषय की अनुसूची में जो भी हमारे मुख्य वर्ग पाए जाते हैं या मेन क्लास या वर्ग पाए जाते हैं, उन वर्गों के साथ में कैपिटल Z लगाकर, हालांकि ध्यान रखना आप ये, अगर कॉलन क्लासिफिकेशन का छठा जो रिवाइज्ड एडिशन से पहले का एडिशन है उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर कैपिटल X लगाकर इन विषयों को दर्शाया गया है। लेकिन क्योंकि वर्गीकरण के अंदर हर बार कुछ ना कुछ संशोधन होते रहते हैं, और संशोधन होने के बाद अब प्रत्येक जगह पर आपके जहां भी आंशिक समावेशन वाले विषय हैं तो उनमें जहां भी Z लगा हुआ है आपको उस Z को हटाकर, जहां भी X लगा हुआ है आपको उस X को हटाकर Z का प्रयोग करना है। और कॉलन क्लासिफिकेशन का जो छठा एडिशन था उसमें आपको आंशिक समावेशन वाले विषय मिलेंगे, तो वो ऐसे मिलेंगे आपको जैसे कि आपके AX, वो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि NX, ये इसी प्रकार से आपके जैसे कि KX, ये इसी प्रकार से आपको YX। लेकिन हमको क्या करना है, क्योंकि जो आपका छठा एडिशन जो कि आपके संशोधित होकर आया उसके अंदर कुछ परिवर्तन किए गए, और यहां पर आपके X अक्षर की जगह पर यहां पर सभी जगह पर Z, कैपिटल Z अक्षर का प्रयोग किया गया है और उसी को लगाकर प्रदर्शित किया गया है। तो आपको मैं जब आपके वर्गीकरण पद्धति और मेन क्लासों को हम पढ़ेंगे तो उस समय पर मेन क्लास में मैं आपको प्रत्येक पेज पर संशोधन करवाऊंगा, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि पहले उसे
एक्स के नाम से जाने एक्स लगाकर प्रदर्शित करते थे, लेकिन अब उसे जेड लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो हम अब उदाहरणों की बात करते हैं। तो जैसे कि आपके उदाहरण मुख्य रूप से क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि एक तो ए जेड, और ए जेड का मतलब ही क्या हो गया आपके, तो ए जेड का मतलब हो गया मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस। इसी तरीके से और अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो जैसे कि एन जेड, तो ये एन जेड के द्वारा जो विषय बना उसको नाम दिया गया है लिटरेचर एंड लैंग्वेज, या भाषा व साहित्य। तो भाषा व साहित्य, या लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसी तरीके से आपके एक हो जाएगा आपके के जेड, के जेड जो है ये आपके है पशु पालन विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री। इसी तरीके से आपके वाई जेड, ये भी एक उदाहरण हो सकता है। तो वाई तो आपके समाजशास्त्र नाम का विषय है, और ये कहलाएगा वाई जेड आपका सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य। और भी अगर उदाहरण आप लेना चाहें तो कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके बी, आपके जो है कैपिटल बी, तो कैपिटल बी तो आपके हो जाता है आपके फिजिक्स, लेकिन अगर आप बी जेड कर देंगे तो ये हो जाएगा फिजिकल साइंस, बी जेड। तो बी जेड हो जाएगा आपका फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और भी उदाहरण कई सारे हैं, लेकिन आपके जैसे कि एच जेड, और ये एच जेड जो आपके बनेगा ये कहलाएगा एक तरीके से आपके खनन कार्य यानी कि माइनिंग। खनन कार्य, खनन कार्य या माइनिंग। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, और मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर भी आपको x मिले उसे मूल वर्ग a b c d इनके साथ में अगर आपको x कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है तो उसको काट कर, और अब हम किसका प्रयोग करेंगे, z का, क्योंकि वर्गीकरण के अंदर लगातार जब वर्गीकरण पद्धतियों में संशोधन होता रहता है, नए नए विषय जन्म लेते रहते हैं, तो इसमें वर्गांक या क्लास नंबर जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो अब हम उसमें जहां भी x आएगा मूल वर्ग के साथ में जुड़कर, तब हम उसमें x की जगह पर z का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कॉलन क्लासिफिकेशन का छठा एडिशन देखेंगे तो वहां आपको ये समस्या पैदा होगी कि वहां पर आपको x का प्रयोग होगा इन सभी शब्दों के साथ में, वहां आपको x की जगह z का प्रयोग करना है। अंतिम की बात करते हैं हम यहां पर। तो रंगनाथन ने पांचवा जो विषय का प्रकार बताया वो कहलाता है आपके सब्जेक्ट बंडल, या हम उसे कह सकते हैं विषय समूह। सब्जेक्ट बंडल या विषय समूह, ये पांचवा प्रकार है आपका, पहले वाले में अंतिम। क्योंकि पहले उन्होंने ये कहा कि विषय कितने प्रकार के होते हैं, 3। उनमें सरल विषय जिनको उन्होंने कहा आपके मुख्य विषय। दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसे विषय जो कि कैसे होते हैं, यौगिक, या फिर हमने उनको नाम दिया था विषय। तीसरे उन्होंने बताए थे जटिल। फिर उन्होंने जो पहला वाला था मुख्य विषय, उन मुख्य विषय को भी 2 भागों में बांट दिया, यानी कि आपके मुख्य मूल विषय और एक गैर
मुख्य मूल विषय। मुख्य मूल विषय जो पहला वाला है, मुख्य मूल विषय जो पहला वाला है, उसके हम ये 5 प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें ये 5वां और अंतिम है। तो इसमें हम बात करेंगे विषय समूह। विषय समूह, या आप इसको कहिए सब्जेक्ट, यानी कि कई सारे विषयों का आपके पास में एक बंडल है, तो इसे विषय समूह कहिए या सब्जेक्ट बंडल भी अपन कह सकते हैं। तो विषय समूह या सब्जेक्ट बंडल या बंडल्स। यहां पर होता क्या है, देखिए आप, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्होंने अपनी विषय वस्तु, ध्यान दीजिए, कोई भी विषय है उसके अंदर विषय वस्तु ये मूल चीज होती है। तो कुछ ऐसे विषय जो अपनी विषय वस्तु विभिन्न विशेषज्ञों के समूह द्वारा एक ही समय में विकसित अलग अलग अनुशासनों से ग्रहण की है। देखिए विषय एक ही है, उसी विषय पर शोध हो रहा है, और उस विषय ने, देखिए आप, जैसे कि एक्स नाम का कोई विषय है और इस विषय ने अपनी विषय वस्तु, यानी कि सब्जेक्ट में मैटर क्या होगा, वो मैटर अलग अलग, आपके अलग अलग विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के समूह द्वारा एक ही समय में विकसित कर ली। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट बनता है, देखिए आप, यानी कि आप अध्ययन एक का ही कर रहे हैं, विषय हमारा एक ही है, लेकिन आपके अलग अलग विशेषज्ञों की टीम अपने अपने अनुशासनों के द्वारा उसके लिए विषय वस्तु उपलब्ध करवा रही है, और उन सारी विषय वस्तु को हमने इकट्ठा किया और एक नया विषय बना दिया, उसे कहते हैं विषय समूह या सब्जेक्ट बंडल। तो हम इसकी जो परिभाषा लेंगे वो कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। देखिए आप, ऐसे विषय जिन्होंने अपनी विषय वस्तु अलग अलग विद्वानों के समूहों से एक ही समय में अलग अलग अनुशासनों से ग्रहण की है। अनुशासनों से ग्रहण की है। इसका एक आसान उदाहरण हम ये ले सकते हैं, जैसे कि राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए मैंने 5 विशेषज्ञों की टीम लगाई और हर विशेषज्ञ ने अपने अनुशासन के अनुसार अपने तरीके से आपके राजस्थान का इतिहास लिखा। किसी ने किसी पक्ष को ज्यादा उभार कर लिखा, किसी ने किसी पक्ष को दबा दिया, और कुल मिलाकर ये अलग अलग विशेषज्ञों के समूहों द्वारा जो उस विषय के लिए विषय वस्तु तैयार की गई है, उन सबको हमने इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके जो विषय कहलाया वो कहलाता है आपका विषय समूह या सब्जेक्ट बंडल। ऐसे विषय जिन्होंने अपनी विषय वस्तु अलग अलग विद्वानों के समूहों से अलग एक ही समय में अलग अलग अनुशासनों से विकसित की है या प्राप्त की है। ठीक है जी। तो इस प्रकार के जो विषय होते हैं वो उनका उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो जैसे कि आपके कैपिटल ए और कैपिटल डी, और ये आप ध्यान रखना, ये जो मैं लिखा रहा हूं आपको अभी कुछ वर्गांक लिखा रहा हूं मेन क्लास, ये आपको कॉलम क्लासिफिकेशन के जो आपका संशोधित 6ठा संस्करण है उसमें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि इनका उल्लेख कॉलम क्लासिफिकेशन के 7वें एडिशन जो नवीनतम एडिशन है उसमें किया है। हालांकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो कॉलम क्लासिफिकेशन के रिवाइज्ड संशोधित
छठे एडिशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि हम भी देखिए पुस्तकालय जगत में हम जब इंडिया की बात करेंगे तो कॉलम क्लासिफिकेशन का कौन सा एडिशन आप या संस्करण आदर्श संस्करण कहलाता है, तो वो छठा एडिशन ही कहलाता है। तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे कॉलम क्लासिफिकेशन के छठे एडिशन में, बल्कि 7वें एडिशन में इनका उल्लेख आपको मिलेगा। अच्छा, इस प्रकार के विषय कैसे होंगे? आपस में जुड़े हुए। इस प्रकार के विषय आपस में जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं हम। तो उदाहरण, और उदाहरण में मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया, जैसे कि AD, कैपिटल A और कैपिटल D। इसका मतलब है आपके सॉइल साइंस, यानी कि मृदा विज्ञान। इसी प्रकार और अगर उदाहरण हम लेना चाहें तो और ले सकते हैं, जैसे कि कैपिटल A कैपिटल E, यानी कि मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस। और अगर उदाहरण लेने हमको तो और भी ले सकते हैं, आपके AD हो गया, आपके AE हो गया। और अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि आपके कैपिटल A और कैपिटल M, ये आपके कहलाएगा अर्थ साइंस, यानी कि पृथ्वी विज्ञान। अर्थ साइंस। या जैसे कि समुद्र विज्ञान, इसके लिए AP, कैपिटल A और कैपिटल P आपके ओशियन साइंस। तो आपके ओशियन साइंस। तो इस तरीके से, या स्पेस साइंस की अगर बात करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी आपके AS, कैपिटल A कैपिटल S, इनको आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये नए जुड़े हैं। हालांकि इनका उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो आपके कॉलम क्लासिफिकेशन के आपके 7वें एडिशन के अंदर, जो 7th एडिशन आया है नवीनतम, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपके AS का मतलब स्पेस साइंस। स्पेस साइंस। तो ये सारे उदाहरण है और इनका उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो मैं यहाँ लिखा देता हूं, कॉलम क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में। ये वहां जाकर आपको देखने के लिए प्राप्त होंगे, कॉलम क्लासिफिकेशन का जो 7वां एडिशन है। लेकिन इन वर्गों को याद कर लेना, क्योंकि जब वो विषय समूह देगा तो वो देगा कि सब्जेक्ट बंडल कौन सा विषय है, कौन सा नहीं है। और फिर उदाहरण जब देगा तो नेचुरल है वो AD, AE, आपके AM, AP या आपके AS, इस तरीके के आपको उदाहरण देगा। भले ही फिर वो आपके 7वें संस्करण में हो, क्योंकि यहाँ पर आपके विषयों के प्रकार वाला टॉपिक चल रहा है और उस विषय के प्रकार में विषय समूह भी एक विषय का प्रकार है और उसका उदाहरण जो है, तो वो उदाहरण आपको मिलेंगे कौन से में? तो 7वें एडिशन में, वहां आप देख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला वाला, यानी कि मुख्य मूल विषय या मेन बेसिक क्लास। अब आती है बात आपके दूसरे वाले टॉपिक की, यानी कि गैर मुख्य मूल विषय या नॉन मेन बेसिक क्लास। देखिए आप, तो अब आती है बात, देखिए हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की। ये आपको ध्यान आ रहा होगा, पहला प्रकार था आपके मुख्य मूल विषय, उसके कितने प्रकार थे? 5, वो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा प्रकार है गैर मुख्य मूल विषय, और अब उसके 4 प्रकारों की हम बात करेंगे, क्योंकि इनको भी कितने प्रकार में बांटा गया रंगनाथन के द्वारा?
4 प्रकारों में। तो ये कहलाएगा आपका गैर मूल मुख्य विषय। ठीक है जी, गैर मुख्य, सॉरी इसको उल्टा कर देना, गैर मुख्य मूल विषय, गैर मुख्य मूल विषय। और ये कितने प्रकार के हैं? तो ये आपके 4 प्रकार के हैं। ठीक है जी, तो ये दूसरा ग्रुप हमने लिया है। तो इसके अंदर देखिए आप, एक वर्ग को नाम दिया इन्होंने जिस कहलाता है आपके, पहला प्रकार जो है उसको कहा जाता है आपके प्रमाणिक वर्ग, या इसी को कहा जाता है कई बार विहित वर्ग। प्रमाणिक वर्ग या विहित वर्ग, एक्चुअल में आप यो भी कह सकते हो कि कॉलन क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक कॉनोनिकल क्लासेज जो हम पढ़ेंगे उनके अंदर इनको डिटेल में इनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हम अगली क्लास के अंदर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा अगली क्लास में, गैर मुख्य मूल विषय, जिसके प्रकार कितने बताए हमने, 4। आई होप आपको ये विषयों के प्रकार समझ में आए होंगे, और जब हम इसका टेस्ट लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार इनसे प्रश्न निकल कर आते हैं और किस प्रकार हमको अपना तार्किकता का प्रयोग करते हुए, बुद्धि को स्थिर रखते हुए और उनका उत्तर देना है। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है और वो ये है कि वर्ष 2023-24 वाला जो ये वर्ष है, इसके अंतर्गत हम पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर पहुंचकर बताएं। यही आपको टारगेट बनाना है और यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।